हेलो दोस्तों, मैं संदीप तोमर स्वागत करता हूं आपका सारथी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक चैप्टर जिसका नाम है रेशो प्रोपोर्शन, जो आपकी सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। और ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए तो पूरा मैथमेटिक्स आसान बनाया जा सकता है। और इसी के बेस पर हम पूरे मैथमेटिक्स को आसान बनाकर पढ़ेंगे। तो आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, बिल्कुल शुरुआत से। और चैप्टर का नाम है रेशो एंड प्रोपोर्शन। जिसको हिंदी में कहा जाता है अनुपात, अनुपात और समानुपात। हम सबसे पहले जानेंगे ये अनुपात वर्ड क्या है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, तभी हम चीजों को शुरुआत से अच्छे से समझ सकते हैं। तो जो अनुपात होता है बेटा, वो अनुपात होता है एक जैसी चीजों में लघुत्तम रूप में तुलना करना। क्या होता है अनुपात? अनुपात होता है तुलना करना, तुलना करना। और तुलना कैसे करना? एक जैसी चीजों में तुलना करना, एक जैसी चीजों में तुलना करना, और वो भी लघुत्तम रूप में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पे बोलूं दो लोग हैं, एक अपना राम है और एक अपना श्याम है। अगर मैं कहूं इनकी दोनों की सैलरी क्रमशः 20,000 रुपए राम कमाता है और 30,000 रुपए श्याम कमाता है, तो जब हम इनकी सैलरी में तुलना करेंगे तो तुलना करेंगे हम यहाँ पे 20,000 और 30,000 नहीं बताएंगे, हम इस तुलना को लघुत्तम रूप में बताएंगे, छोटे रूप में बताएंगे। तो हम देखेंगे, इसको हम कह सकते हैं, सर अगर 2 रुपए राम कमाता है तो 3 रुपए कौन कमाता है? श्याम कमाता है। अगर 2 रुपए राम कमाता है तो 3 रुपए श्याम कमाता है। तो दोस्तों, यहां से हम ये बात समझ में आए कि अगर हमने राम और श्याम की सैलरी में कंपैरिजन किया तो हमने पाया कि राम 2 रुपए कमाता है और श्याम 3 रुपए कमाता है। यानी कि जब तक आप इनको 2 और 3 की एक्चुअल वैल्यू नहीं बता पाओगे, तब तक आप क्वेश्चन में ये नहीं बता पाओगे राम और श्याम की सैलरी क्या है। चलो एक एग्जांपल से और समझाता हूं मैं आपको। जैसे मैंने बोला एक क्लास है, एक क्लास में लड़के हैं और लड़कियां हैं, यानी कि बॉयज है, जो बेटा आपके हैं ये 24, और गर्ल्स है, लड़कियां हैं, जो आपकी 36 है। तो यानी कि एक क्लास है जिसमें लड़के और लड़कियों की संख्या 24 और 36 है। पहले मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जो ये मैंने 2 और 3 रेशो लिख दिया, आपके समझ में तो आएगा 2-3, लेकिन एक्चुअल फैक्ट नहीं पता चले होंगे। तो इस फैक्ट को समझते हैं कि ये 2 और 3 आया कैसे। तो देखो ध्यान से, अगर मैं इनमें से किसी एक नंबर को दूसरे से भाग दूं, जैसे मैं 24 को 36 से डिवाइड करूं, यहाँ पे हमें भाग विधि से भाग नहीं देना, यहाँ पे हमें फैक्टर विधि से भाग देना है, इसको फ्रैक्शन में बदलना है। तो मैं बोलूंगा सर ये होगा 12 इंटू 2, और ये होगा 12 इंटू 3। और सभी बच्चे जानते हैं, अगर सेम नंबर ऊपर और नीचे होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, कट जाएंगे। अगर ये बेटा कट गए तो आप बोलोगे सर ये आया 2/3, और बेटा 2/3 से मैं कह सकता हूं, अगर 2 लड़के हैं, अगर 2 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होगी? लड़कियां 3 होगी। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। सर अगर हम इसकी कंपैरिजन करें छोटे रूप में, स्मॉलेस्ट फॉर्म में अगर हम कंपैरिजन करें तो हम देखेंगे 2 लड़के हैं तो लड़कियां 3 है। क्यों 2 लड़के हैं? क्योंकि हमने लड़कों की संख्या ऊपर लिखी थी और लड़कियों की संख्या हमने कहां लिखी थी? नीचे लिखी थी। इसलिए जब हमने इनकी सोल्व किया तो हमें पता चला 2 और 3 नंबर आया, 2 लड़के होंगे और 3 लड़की होंगी। अच्छा, इस रेशो को हम ऐसे भी लिख सकते थे बेटा कि बॉयज लड़कों और गर्ल्स का रेशो है आपका बेटा 2:3। यानी कि रेशो को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं,
और रेशो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई। और जो दो डबल डॉट है, जो ये दो डबल डॉट है, ये रेशो का सिंबल है, प्रतीक है। ये किसका प्रतीक है? रेशो का सिंबल है, यानी कि रेशो का प्रतीक है। यानी कि जहां ये लगा हो तो आप समझ जाना वहां पे कंपैरिजन हो रही है, और ये इसका सिंबल है, प्रतीक है। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं बेटा, अगर हम चीजों को समझ पा रहे हैं बड़े प्यार से, तो मैं ये भी कह सकता था कि इस रेशो को हम इस तरीके से भी बना सकते थे कि हमने बोला बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं, और गर्ल्स कितने हैं, ये संख्या हमने लिख ली। ये हमारे पास 24 है और ये हमारे पास 36 है। अब ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, इस 24 में से अगर मैं 24 को लिखूं 12 इंटू 2, तो क्या इसी प्रकार से 12 इंटू 3 36 को भी लिखा जा सकता है? यानी कि 36 को भी 12 गुणा 3 और 24 को 12 गुणा 2 लिखा जा सकता है। यहाँ पे ये बात क्लियर हो जाएगी कि ये 12 से 12 कट गया। तो ध्यान रखना आपको, अगर रेशो का साइन लगाए तो कॉमन नंबर को हम काट सकते हैं, और जैसे ही कॉमन नंबर को काटेंगे तो ये 2:3 वापिस आ गया। तो बात समझ में आई कि हम लड़के व लड़कियों का संख्या को 2:3 कह सकते थे। कब? जब लड़के हमारे पास 24 थे और लड़कियां 36 थे। यस या नो? लड़के 24 थे और लड़कियां 36 थे। डन है बात है? अच्छा, अब ये बात समझ में आ गई होगी रेशो क्या है और कंपैरिजन क्या है, तुलना क्या है। मतलब कि हम लड़के व लड़कियों की संख्या को लघुत्तम रूप में तुलना करके जब हम बता रहे हैं तो वो रेशो कहला रहा है, दैट इज रेशो, अनुपात कहला रहा है। उम्मीद करता हूं ये बात आप सबके समझ में आई होगी। ठीक है बेटा, चलो अब ध्यान से ये समझ लो कि रेशो के साथ क्या हो सकता है। जैसे ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे कहा कि ये नंबर है कोई 5/7 या 5/7 में 3/6 लिखते हैं ताकि आपको समझ में भी आ पाए। एक नंबर है हमारे पास ए और बी का मान, एक रेशो है 3:5, 3/6, 5, 3/5। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, पहली चीज जो आपको कंसेप्ट में याद रखनी है कि रेशोज में किन्हीं भी नंबर से, अनुपात में किन्हीं भी नंबर से गुणा किया जा सकता है या किन्हीं भी नंबर से भाग दिया जा सकता है, इनका मान नहीं बदलता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको लिख दूं कि ये बराबर है 30/5, तो आप बोलोगे यस सर 30/50 के बराबर है। कैसे? हमने क्या किया, ऊपर वाले रेशो में 10 से मल्टीप्लाई की और नीचे वाले में कितने से मल्टीप्लाई करी? 10 से मल्टीप्लाई करी, लेकिन इनका मान नहीं बदला। आप सोल्व करके देख लो, 3 को 5 से भाग दोगे, 3 को 5 से भाग दोगे तो आएगा 0.6। 3 को 5 से आप डिवाइड करोगे तो आएगा 0.6। अब 30 को 50 से भाग दोगे तो सब बच्चे जानते हैं 0 से 0 कट जाएगी और फिर वापस क्या आएगा? 0.6। यानी कि ये बात मेरे समझ में आ गई कि सर मैं रेशो में किन्हीं भी नंबर से गुणा कर सकता हूं और किन्हीं भी नंबर से मैं डिवाइड भी कर सकता हूं। इसी प्रकार से अगर देखो उल्टा जाओगे तो डिवाइड हो रहा होगा। जैसे 7/9, 7/9 बराबर होगा, अगर मैं 2 से गुणा करूं, 7 दूनी 14 और 9 दूनी 18, ये बराबर होगा। अगर मैं वापस 6 से गुणा करूं, 7 छंग 42, 42 और बेटा 9 छिका 54, ये भी बराबर होगा। यानी कि रेशो में किन्हीं भी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद और डिवाइड करने के बाद इनके मान नहीं बदलते। दो चीजें, रेशो क्या होता है ये बात समझ में आई। अच्छा, रेशो क्या होता है ये बात समझ में आने के बाद ये भी बात पता चली कि अनुपात में हम किन्हीं भी नंबर से गुणा कर ले और किन्हीं भी नंबर से डिवाइड कर ले, उनके मान बदलने वाले नहीं है, उनके मान वही रहेंगे जो पहले थे। डन है बातें? यस या नो? अच्छा बेटा, अब ध्यान से इस बात को समझो कि अगर हम रेशो का यूज करते हैं तो सबसे पहले हम रेशो की कुछ एप्लीकेशंस को जानते हैं, यानी कि रेशो के कुछ तरीकों को समझते हैं कि रेशो अप्लाई कैसे होता है, चीजों में यूज कैसे होता है। इन चीजों को समझने के लिए
सबसे पहले हम रेशो को मिक्स करना सीखेंगे। मिक्स करना कैसे सीखेंगे, ध्यान से सुनो। अब से मैं आपको कुछ पैटर्न समझा रहा हूं, जिन चीजों के अकॉर्डिंग हम आगे हाई लेवल तक के मैथ्स के क्वेश्चन को कर पाएंगे। और ये बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपके एग्जाम में आने वाला हर क्वेश्चन यहां से मिल रहा होगा। हर क्वेश्चन आपको यहां से मिल रहा होगा। मैं खुद एग्जाम में सिलेक्शन लिए हैं और बहुत आसानी से सिलेक्शन लिए हैं। सिलेक्शन लेना टफ नहीं है, सिलेक्शन लेना आसान है। बस आपको हिम्मत नहीं हारनी है। और मैंने सुना है राजस्थान में बहुत बच्चों को डर लगता है कि मैथमेटिक्स से बहुत डर लगता है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स बहुत आसान है और आज की क्लास शुरुआत हो चुकी है मैथमेटिक्स की, तो इससे हम आगे बढ़ते जाएंगे। आगे देखो ध्यान से, है क्या रेशो, इस बात को समझते हैं। देखो, अगर आपको, अब मैं आपको क्वेश्चन के साथ, बेसिक के साथ मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा, साथ के साथ चीजें सोल्व कराऊंगा। अच्छा, मैंने कहा अगर हमारे पास A/B दिया हुआ है और ये A/B 5/7 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है बेटा, 5/7। और हमारे पास B/C है, B/C है, और ये है आपका बेटा 3/4। कितना, 3:4, 5:7 और 3:4। डन है बातें, 5:7 और 3:4। क्लियर है? ओके। अब आपसे जो एग्जाम में पूछ रहा है बेटा, वो आपसे एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि आप पहले इसको A/B/C मुझे बताओ। बिल्कुल शुरुआत करते हैं 0 से। A/B/C आप मुझे बताओ। मैं इसके आपको सारे तरीके बताऊंगा, बस ध्यान से सुनना। देखो ध्यान से सुनना। पहली बात मैं कर क्या रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, ये बात आपको समझनी है। अगर आपको ये नहीं पता चलेगा हम क्यों कर रहे हैं, तो आप रटना स्टार्ट कर दोगे, और रटने से कभी मैथमेटिक्स सीखा नहीं जाता है, ये बात ध्यान रखना। देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर सर जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो B एक ऐसा नंबर है जो पहले वाले में भी रेशो में भी है, अनुपात में भी है, और दूसरे वाले अनुपात में भी है। यानी कि B का मान अगर हम बता रहे होंगे A/B/C, तो एक ही वैल्यू बता रहे होंगे। फिलहाल हमें कितनी वैल्यू दिख रही है, 2 वैल्यूज दिख रही है, एक 7 और एक 3। कितना बेटा, एक 7 और एक 3। लेकिन ये एक ही वैल्यू होनी चाहिए, तो हम इसको एक ही वैल्यू बताने के लिए हम 7:3 में से इनका एलसीएम निकाल लेंगे। जैसे अगर मैं आपसे बोला करेंगे क्या, हम ढूंढेंगे सबसे पहले एलसीएम। एलसीएम को मैं बता दूं बेटा, लघुत्तम समापवर्त्य बोलते हैं, लैसा बोलते हैं। हम लैसा ढूंढेंगे, और किनका लैसा ढूंढेंगे, 3 और 7 का। किसका ढूंढेंगे बेटा, 3 और 7 का। जो आएगा 21। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये 21 कैसे बता दें। मैं आपको बता दूं, अगर दो संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, दो संख्याएं अगर सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो उनका एलसीएम उनकी गुणनफल होता है, उनका प्रोडक्ट होता है, उनका लघुत्तम समापवर्त्य उनका प्रोडक्ट होता है। अब बच्चे के दिमाग में ये डाउट आया होगा, सर सहअभाज्य संख्या क्या होती है, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, एक के अलावा ऐसा कोई नंबर ना हो जो उन दोनों को या उन तीनों को या उन चारों को डिवाइड कर दे, तो वो सारी संख्याएं क्या होती है, सहअभाज्य संख्याएं होती है। उम्मीद करता हूं बातें समझ आ रही होगी। तो हमने बोला इनका एलसीएम होगा 21, यानी कि आप यहां पर b का मान 21 बना दो। और जब आप b का मान 21 बनाओगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। देखो मल्टीप्लाई क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करो 3 से। अब देखो 3 से गुणा करोगे, मैंने क्या बात बोली थी, रेशो में किसी नंबर से गुणा करने के बाद उसका मान नहीं बदलता। तो मैं यहाँ 3 से गुणा कर दूं तो A/B वही रहेगा जो पहले था, वैल्यू वही रहेगी, डाटा चेंज हो रहा होगा। डन है बातें। तो हम 3 की गुणा 5 में करते हैं, तो 3 पंजे 15। अच्छा, इसी प्रकार से हम यहाँ पर गुणा करते हैं कितने से, 7 से। अब आप ध्यान से देखो, क्या आपका 3 7 21 हो गया, और यहाँ पर 7 या 21 हो गया। लेकिन जब हम इसको 3 गुना कर रहे हैं 7 को, तो सारे नंबर 3 गुना हो गए, उससे रिलेटेड होने वाले अनुपात में गुणा करनी है, तो ये गुणा अंदर 5 में भी होगी। अब देखो A का मान आएगा 15, B का मान आएगा कितना बेटा 21, 21, और C का मान आएगा 28। एक तो ये तरीका है हम जिसको अप्लाई करके अपना आंसर बता सकते हैं।
अच्छा, सीखने सारे तरीके हैं। दूसरा तरीका देखो बेटा, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप इनको ऐसे लिखो, ए रेशो बी और रेशो सी। लिख दिया, ए रेशो बी रेशो सी। अब यहां पर ए रेशो बी के नीचे जो ए रेशो बी दिया है वो लिख दो, 5:7, 5:7। इसी प्रकार से बी रेशो सी के नीचे वो लिख दो रेशो जो बी रेशो सी का मान दिया है, तो ये दिया है 3:4। 3:4। उम्मीद करता हूं ऐसा लिखने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं हुई तो बस अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां पे इस लाइन को खींचने के बाद में ध्यान से एक बात देखनी है कि सर बी के नीचे 2 नंबर है लेकिन ए के नीचे 2 नंबर नहीं है और सी के नीचे 2 नंबर नहीं है। बस आपको करना क्या है, ए रेशो बी 5:7 था, तो इसी 7 को आगे भी लिख दो, 7 को रिपीट कर दो, 7 को दोहरा दो, ठीक है ना, उसी नंबर को दोहरा दो जो उससे आगे है। इसी प्रकार यहां पे किसको दोहरा दो, 3 को दोहरा दो और गुणा करके देखो, 5×15, 7×21 और 7×4=28। क्या आपका आंसर सेम आया? क्या आपका आंसर सेम आया? आप बोलोगे यस सर हमारा आंसर सेम आया। समझना बेटा, ध्यान से चीजों को समझना, आपको एक्चुअल में सारी चीजें आपको बताई जा रही होगी, ठीक है, यस या नो, सारी चीजें आपको क्लियरली बताई जा रही होगी। देखो ध्यान से, अब आपको क्या करना है, अब आपको एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना है, उसके बाद में मैं इसी क्वेश्चन में कुछ और चीजें आपको फिर बताऊंगा। ध्यान से सुनो, अगर मैं दूसरा क्वेश्चन फिर चाहूं कि एक क्वेश्चन और लेते हैं, ऐसा मैंने बोला ए रेशो बी, आप भी साथ साथ ट्राई करना, ए रेशो बी का मान है कितना, 5:9 और बी रेशो सी का वैल्यू है, बी रेशो सी, और ये भी बेटा कितना है, ये मान लो आपका 7:3 है। तो आपको जो मैंने दोनों तरीके बताए, हम दोनों तरीके करके देखेंगे। पहला तरीका क्या है, सर हम इस 7 को और 9 को बराबर कर दे, तो 7 और 9 बराबर हो गए किस पे, 63 पे, 63 पे बराबर होंगे, और जब 63 पे बराबर करेंगे तो यहां पर हम कितने से गुणा करेंगे, 7 से, और यहां पे गुणा करेंगे कितने से, 9 से, पहला तरीके में। यस या नो, यानी कि हमने ये बी कॉमन दिख रहा था और इस बी का मान पहले वाले रेशो में 9 था और दूसरे वाले में 7 था। अब हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करके दोनों जगह बराबर वैल्यू कर दी, यही किया ना, बराबर वैल्यू कर दी। ओके, चलो देखना, आप ए 35 बी 63 और जो आपका सी हुआ 27। उम्मीद करता हूं ये बात आप सबको समझ में आ चुकी। पहला तरीके और भी बताऊंगा, ऐसा तरीका भी बताऊंगा जिसमें आपको पेन ही यूज ना करना पड़े। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर, एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है, किस तरीके से वो चाहता है कि एक ऐसा बच्चा जो सेकंडों में क्वेश्चन को सोल्व कर दे वो डिसाइड कर पाए, और एक ऐसा बच्चा जो क्वेश्चन को सोल्व तो करे लेकिन लेंदी वे में सोल्व करे, बहुत टाइम लेने के बाद सोल्व करे। ओके, देखो ध्यान से, ये आपको बात समझ में आ गई। अच्छा, इसको करने का दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका ये था कि आप ए रेशो बी रेशो सी, ए रेशो बी रेशो सी लिख ले। अच्छा, इनके नीचे क्या लिख ले, इनके नीचे लिख ले इनके रेशो, यानी कि ए रेशो बी का मान था 5:9 और बी रेशो सी का मान था कितना, 7:3। डन है बातें? अब मैंने आपको क्या कहा था, आप इन नंबर्स को रिपीट कर दो, जैसे ये 9 है, 9 को आगे रिपीट कर दो, यस या नो, ये 7 है, 7 को यहां रिपीट कर दो, अब मल्टीप्लाई कर दो, 7×5 35, 7×9 63 और 9×3 27। डन है बातें? क्लियर है? उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर समझ में आई होगी। सभी सहमत है इस बात से?
अच्छा, अगर सभी सहमत है इस बात से तो ध्यान से चीजों को सुनो, ध्यान से चीजों को सुनो। क्या ध्यान से सुनो कि मैं इनमें दो तरीके और इंक्लूड करूंगा, उन तरीकों को समझना। देखो, पहला तरीका अप्लाई हो रहा होगा इसी क्वेश्चन में, लेकिन कब अप्लाई हो रहा होगा? वो तब अप्लाई हो रहा होगा जब ये एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। किसको फॉलो कर रहे हैं? सीक्वेंस। सीक्वेंस कैसे? ए रेशो बी से खत्म हुआ और बी से ही शुरू हुआ, बी रेशो सी। यस या नो? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे बोला एक्स रेशो वाई था, वाई से खत्म हुआ और वाई रेशो जेड, ये ऐसा बन गया। ठीक है ना? इनका अनुपात दिया था 3:3:4 और जी 7 रेशो या 7:6। डन है बात? 7:6। अगर ऐसा कुछ था, कैसे? ए से शुरू हुआ, बी पर खत्म हुआ, और फिर बी से शुरू हुआ, सी पर खत्म, वापिस बी से ही शुरू हुआ, ये बात का ध्यान रखना है। तो सर करेंगे क्या, इस बात को समझो। अच्छा बेटा, करना क्या है आपको? सबसे पहले एक्स का मान बताने के लिए आप इन दोनों नंबर की गुणा कर देना। आपने बोला 7 × 3 21। ओके, वाई की वैल्यू बताने के लिए क्या करना? आप इस 7 की 4 में मल्टीप्लाई करना, तो कितना है? 7 चौक 28 28। ओके, और जेड का मान बताने के लिए क्या करना? आप वापस इस 4 की इस 6 में मल्टीप्लाई कर देना, 24, और दैट इज योर आंसर। क्या बात समझ में आई? यस या नो? अच्छा, एक बार यहां अप्लाई करके देखो। देखो यहां पर अप्लाई करके, ध्यान से देखो बेटा। अच्छा, 5 × 3 15, 3 × 7 21, यानी 3 × 7 21 और 7 × 4 28। बात क्लियर है? हाँ या ना? समझ आ रही है? ओके, देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखो। ए रेशो बी से शुरू हुआ, ए रेशो बी से शुरू हुआ। जब ए रेशो बी से शुरू हुआ और तो फिर वापस बी रेशो सी से शुरू हुआ, यानी कि बी पे खत्म हुआ और बी से ही शुरू हुआ। तो देखना, 7 × 5 35, 7 × 9 63 और 9 × 27। यस या नो? तो 35, 63 और 27, दैट इज योर आंसर। आपने सेकंडों में इस चीज का आंसर बता दिया। क्लियर है? अच्छा, अगर ऐसी सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रही तो वो बेसिक अप्लाई होगा जो मैंने आपको पहले सिखाया। ओके, बात डन है? सब सहमत है इस बात से? चलो, अब मैं आपको एग्जाम्स में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को इस हेल्प से आपको सोल्व करने की सिखाता हूं कि क्या क्या हो सकता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, डिपेंड करता है एग्जामिनर क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है। क्या कहना चाह रहा हूं? डिपेंड करता है एग्जामिनर क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है। क्या वो चाहता है कि आप क्वेश्चन को सोल्व करो या विदाउट सॉल्यूशन उसका आंसर बता दो? तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि एग्जामिनर चाहेगा कि आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन विदाउट पेन बता सकते हो। चलो देखते हैं क्या करना है। ठीक है बेटा, देखते हैं क्या करना है। ध्यान से देखो, ये नहीं क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन पे आएंगे। वैसे अगर कोई बच्चा होशियार हो वो क्वेश्चन को ट्राई कर सकता है, इसको उससे नहीं होगा, ये बात मुझे पता है। अच्छा, ध्यान से देखो बेटा इस क्वेश्चन को एक बार। इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से देखो। ये क्वेश्चन वही है जो मैंने अभी आपको सिखाया है। पहले आप खुद ट्राई करो कि आप इसको सोल्व कैसे करोगे। मैं आपको कुछ सेकंड का समय देता हूं, आप ट्राई करो। उम्मीद करता हूं सबको आवाज आ रही होगी। एक बार आप आवाज चेक कर सकते हो? ठीक है, उम्मीद करता हूं सब बच्चों को आवाज आ रही होगी। बड़े ध्यान से चीजों को सीखो। अच्छा, अभी तक आप अपना क्वेश्चन सोल्व कर चुके होंगे। जिन बच्चों का आंसर आ गया बहुत अच्छी बात है, और जिनका आंसर नहीं आया उनके लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि सिखाने वाला आपके सामने है, सिखाएगा जरूर। ओके, देखो बेटा, पहली चीज तो आप इसको उस तरीके से कर सकते थे जो तरीका मैंने आपको बताया। आपका हो भी गया होगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ भी गया होगा, लेकिन अब एग्जामिनर चाहता ही नहीं था आप ऐसे सोल्व करो। एग्जामिनर चाहता था कि आप विदाउट सोल्व करे, आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन की हेल्प से आप इसका आंसर बताइए, ना कि सोल्व करके आंसर बताइए। जैसे क्वेश्चन ये है, यदि A अनुपात B 2:3 है, B अनुपात C 5:7 है, तो A अनुपात B अनुपात C का मान बताइए। तो आप मुझे एक बात बताइए, ध्यान से सुनना। मैंने आपको बोला क्या था कि ये A अनुपात B हमें दिया है 2:3,
आप खुद सोचो, अगर आपका आंसर है ये, हम इस नंबर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फाइनली दोबारा जब हम रेशो बनाएंगे ये 2:3 ही बनेगा, इसके अलावा नहीं बनेगा। कितना बनेगा? 2:3। और किन्हीं नंबर का रेशो बनाना मैंने सबसे पहले आपको सिखाया था, 2:3 बनेगा। ध्यान से देखो, अब मैं अपने ऑप्शन चेक करता हूं, ये 2:3 है या नहीं है, कहां कहां 2:3 और कहां कहां नहीं है। बड़े ध्यान से देखो, 8 और 12। अच्छा, अनुपात कैसे चेक करेंगे? देखो, क्या मैं 8 और 12 को लिख सकता था 2 गुणा 4 8, और बेटा 4 गुणा 3 12, और 4 से 4 कट जाना था। यानी कि अगर मैं इसको 4 से भाग दूं, 8 को 4 से भाग दूं तो 2 आएगा, और 8 को 4 से भाग दूं 3 आएगा। तो इसका मतलब ये 2:3 है। यानी कि संभावना है कि ये हमारा आंसर हो सकता है, उत्तर हो सकता है। लेकिन आप खुद बताओ, क्या ये 2:3 हो सकता है? सोचो, समझो, और अपने आप से पूछो, मुझे मत बताओ। अपने आप से पूछो, क्या ये 2:3 हो सकता है? तो आपका जवाब आएगा, सर नहीं, ये 2:3 नहीं हो सकता। तो मैं ये बोलूंगा, अगर ये 2:3 नहीं है ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत इसको आंसर नहीं बना सकती। ये आंसर हो ही नहीं सकता। डन है बातें? ओके, नेक्स्ट देखो। अच्छा, ये 2:3 है क्या? 10 और 15। आप बोलोगे यस सर, 5 से भाग दूंगा 2 आएगा, और 5 से भाग दूंगा 3 आएगा। कितना आएगा? 5 से भाग दूंगा 2 आएगा, और 5 से भाग दूंगा 3 आएगा। आप बोलोगे सर ये भी 2:3 है, तो ये भी 2:3 है। तो एक ऑप्शन हमारा विदाउट पेन, थोड़ा तेज हमने कैलकुलेट किया होता, थोड़ा ध्यान से देखा होता, तो विदाउट पेन हमारा एक क्वेश्चन में ये पता चल जाता कि ये इसका आंसर नहीं है। अच्छा, दूसरा कैसे चेक करेंगे? अब हम चेक करेंगे B/C, 5:7। खुद देखो, ये 5:7 है क्या? आप बोलोगे सर ये 5:7 5:7 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं इसको भाग देना चाहूं, ये तो एक्चुअल में 12 तो 5 से भाग ही नहीं हो रहा, और जब 5 से भाग ही नहीं हो तो रेशो 5 कैसे बनाया जा सकता है? आप बोलोगे सर पॉसिबल नहीं है, ये भी उत्तर नहीं है। अच्छा, इसको चेक करो, क्या ये 5:7 है? मैंने बोला 23 तो 7 से भाग ही नहीं हो रहा, रेशो कैसे बना दूं? रेशो बना ही नहीं सकता भाई। 23 का पहले तो 7 से भाग होना जरूरी है ना, तभी तो 7 कहीं ना कहीं से निकल के आएगा। तो आप बोलोगे सर ये भी आंसर नहीं है। अब देखो, मैंने विदाउट आपके पेन के, अगर आपने अच्छे से चीजों को सीखा था, मैंने आंसर बता दिया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, दैट इज राइट आंसर। क्लियर है? चलो अब मैं बेसिक से भी करके दिखा दूं। अच्छा, बेसिक से भी करके दिखा दूं, इस बात को आप ध्यान से देखना। देखो ध्यान से, आपको दिया था A/B, और ये A/B कितना दिया था? 2:3। रेशो A से शुरू हुआ, B पर खत्म हुआ, और वापस B से ही शुरू हो गया बेटा। सुनो मेरी बात, क्या कह रहा हूं, वापस कहां से शुरू हो गया? B से ही शुरू हो गया, और ये हो गया 5:7। कितना हो गया? 5:7। अब मैंने इसमें तो ये सिखाया था, अगर B पे खत्म हुआ और वापस B से ही शुरू हो गया, तो पहले आप इन दोनों की गुणा कर दो, तो यानी कि A का मान आएगा 10। फिर आप इन दोनों की गुणा कर दो, तो B का मान आएगा 15। यस, और फिर बेटा आप इन दोनों की गुणा, यानी कि n के रूप में गुणा कर दो। आप देख रहे होंगे ये क्या बनता है, आपका ये n बनता है ना। अरे यस या नो? अब इसको क्या करोगे, उल्टा n बना लो। क्या बना लो? उल्टा n बना लो। अरे वैसे मेरा मानना ये है, आप n के रूप में भी मत देखो, आप सीधा सीधा क्या करो सर, इन दोनों की गुणा करोगे, फिर तिरछी गुणा करोगे, और फिर नीचे को कर दोगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, और हमारा आंसर आ जाएगा सी का रेशो आ जाएगा कितना? 21। आप देख लो, आपका ऑप्शन नंबर सी में यही आंसर है। अच्छा, कुछ चीजें ध्यान रखनी है बेटा, इतना छोटा ये यहाँ पे नहीं हो पाया जितना आप सोच रहे थे, लेकिन जैसे ये क्वेश्चन का बड़ा होता जाएगा, इस मेथड को हम रेशो की हेल्प से छोटा और करते चले जाएंगे। क्लियर है चीजें? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन खुद देखो बेटा। अब देखो, मैं पहले इसको क्या करना चाहता हूं, रेशो से सोल्व करना चाहता हूं। देखो ध्यान से, आपको दिया है A/B, B/C और C/D, और D/E दिया है, और पूछा है A, B, C, D, E, और आपके पास एग्जाम में ऑप्शन थे।
आपके पास एग्जाम में ऑप्शन थे। अगर ऑप्शन थे तो भाई क्यों ना मैं ऑप्शन का यूज करूं, क्यों सोल्व करूं? सोल्व करना तो सिखाऊंगा मैं आपको, लेकिन फिलहाल तो मैं ऑप्शन का यूज करना चाहता हूं। क्या आप सब इस बात के लिए तैयार हैं? तो आप बोलोगे हाँ सर सब हम तैयार हैं, तो हम ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। देखो ध्यान से, आप खुद बताओ, A अनुपात B यहाँ पर 1:2 है, तो जिस ऑप्शन में ये 1:2 नहीं बन रहा होगा वो आंसर नहीं हो सकता। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर ये 1:2 है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ये 1:2 आप बोलोगे नहीं है, क्योंकि 3 से भाग होगा। इसको अगर मैं 9 से भाग दूं तो वो 9 से भाग ही नहीं हो रहा, क्योंकि 9 एकम 9 आना चाहिए ना पहले। अच्छा, ये 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये भी है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये अनुपात नहीं है। तो हमने यहाँ पर कितनी आसानी से बोल दिया कि सर ये दो इसके आंसर नहीं है। अच्छा, ए और बी को चेक कर लिया, चलो बी और सी को चेक करके देखते हैं। किसको चेक करके देखते हैं बेटा? बी को और सी को। बी और सी कितना है? 3:4। कितना है बेटा? 3:4। तो यहाँ पे अगर मैं 3:4 चेक करूं तो आप देखो यहाँ तो दोनों अभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं, आपस में सहअभाज्य संख्याएं हैं, और ये तो एक्चुअल में रेशो ही है। ये तो अपने आप में एक अनुपात है, अपने आप में एक अनुपात है। इसको 3:4 नहीं बनाया जा सकता, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। तो आंसर है तो क्या है? सी। देखो चुटकियों में आंसर आया। अरे यस या नो? चुटकियों में आंसर आया, यस। अच्छा, इसमें ये कहना चाहूंगा, ये 3 हमने क्या किया, हमने ये ढूंढा ये 3 आंसर नहीं है। अब जब 3 आंसर नहीं है, आपको 4 ही ऑप्शन मिले हैं, तो चौथा आंसर होगा ना, आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। चौथा आपका 6 आंसर होगा, ये आपका उत्तर होगा। क्लियर है? अच्छा, अब मैं इसको पूरा का पूरा सोल्व करके दिखाता हूं। बेसिक से आपको कैसे सोल्व करना है, इस बात को दिमाग में बैठा के रखना है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है आपको हमेशा ऑप्शन दिए जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन लैंग्वेज की फॉर्म में दिया जाए। उत्तर तो आपको सबको पता चल चुका है। अब देखो बेसिक से हम क्या कर रहे होंगे। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि मैं भी थोड़ा कुछ बोर्ड पे लिख पाऊं। चलो देखो ध्यान से, आपको 5 रेशो दिए हैं, ए, बी, सी, डी और ई। सबसे पहला काम, ये रेशो को इनके नीचे लिख दो। और आपने जब नीचे लिखा तो आपने बोला ए रेशो बी कितना है? 1:2, ये 1, ये 2। बी रेशो सी 3:4, आप बोलोगे यस सर। सी रेशो डी 6:5, 6:5, और डी रेशो ई 4:3। क्लियर है? मैंने क्या किया, जो रेशो थे वो उनके नीचे लिख दिए, और नीचे लिखे कैसे? सीक्वेंस में, जैसे पहले ए रेशो बी, फिर बी रेशो सी ही आना चाहिए, यस, फिर सी रेशो डी, और फिर डी रेशो ई लिख दिया मैंने। अब मैंने आपसे ये कहा कि यहाँ पे जो खाली स्थान है उनको भरो, और इनको मैंने भरना आपको सिखाया था कि सर ये 2 रिपीट हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 2। इसी प्रकार से यहाँ पे 4 रिपीट हो जाएगा, तो 4, 4, 4, यहाँ पे क्या आएगा? 5। क्या पीछे वाले सारे स्थान भर चुके हैं? यस, पीछे वाले सारे स्थान भर चुके हैं। अब आगे वाले स्थान भर दो। यहाँ पे क्या आएगा? 3, यहाँ पर 6, 6, 4, 4 और 4। सुनो बेटा मेरी बात ध्यान से, देखो मैं इसको यहाँ पे ही छोटा कर सकता हूँ, लेकिन आपको रीजन बताना चाहता हूँ। जो मैं करने वाला हूँ वो हुआ क्यों, वो मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर ये बात आप जानना चाहते हो तो थोड़ा सा चीजों को ध्यान से सुनो, ठीक है? एक्चुअल में क्या करना है हमें बेटा, इनकी गुणा करनी है। क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है। और मल्टीप्लाई करते टाइम देखो ध्यान से, यहां पर आप गुणा करोगे 1 × 3 × 6 × 4। यस या नो? ए के नीचे यही नंबर है। बी के नीचे क्या है? 2 × 3 × 4 और × 6। अच्छा, सी के नीचे क्या है? सी के नीचे है 2 × 3 × 6 × 4। यही है ना सी के नीचे?
अच्छा, डी के नीचे क्या है? डी के नीचे है 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 4। ई के नीचे क्या है? 2 इंटू 4 इंटू 5 और इंटू 3। बातें क्लियर है? यस या नो? अच्छा बेटा, अब मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं कि यहाँ पे आप ये बात भी तो बोल सकते थे, सर जो ये आपका 4 है ये सब जगह पर है। देखो इसमें 4 एक ये रहा, अच्छा इसमें से 4 कट जाएगा, इसमें से एक 4 ये कट गया, एक कटना है पहले। अच्छा दूसरा 4 यहाँ पे कट गया, एक 4 यहाँ पे कट गया और एक 4 यहाँ पे कट गया। सब में हमारे पास 4 था तो हमने एक एक 4 को काट दिया। क्यों? क्योंकि हम बड़ा नंबर लेंगे फिर कैलकुलेट करके काटेंगे, तो उससे बेहतर है हम पहले काट लें। अब आप इस चीज को ऊपर देखो, ऊपर कैसे समझना है हमें? हमें ऊपर इस प्रकार से समझना है, सर प्रत्येक के नीचे यानी कि ए के, बी के नीचे और सी के नीचे और डी के नीचे भी अगर कोई नंबर है जो सबके नीचे है, उसमें से एक एक को काट दो। देखो तो मैंने क्या किया, डी के नीचे 4, सी के नीचे भी 4, बी के नीचे भी 4, ए के नीचे भी 4, लेकिन ई के नीचे है यहाँ पर 4, तो हमने इस 4 को काट दिया। तो यानी कि मैं एक गुणा करके नहीं लिखूंगा, पहले ही उस 4 को हटा दूंगा। ओके, अब क्या कोई और नंबर बचा है ऐसा? आप बोलोगे यस सर, कोई और नंबर भी बचा, 2 बचा। देखो इसमें 2, अब मैं इसको नीचे वाले को मिटा देता हूं क्योंकि ये किसी काम का नहीं। आप चीजों को जो सिखाना चाहता था वो आपके समझ में आ चुकी होगी। इसमें 2 है, यस यहाँ पे 2 है, ये 1 2 ये कट गया। अच्छा 1 2 डी के नीचे भी है, सी के नीचे भी है, बी के नीचे भी है। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर ए के नीचे नहीं है, पर भाई ये देखो ये 6 है, 6 का मतलब होता है 3 गुणा 2। अगर मैं इसको 2 से भाग दूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा? 3। अब कुछ भी ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन है। अगर कुछ भी नंबर ऐसा है नहीं है जो कॉमन है, तो अब मल्टीप्लाई कर दो। कैसे मल्टीप्लाई करोगे? ध्यान से देखो, 5 दिया 15, यस या नो? अच्छा 5 चौक 20, 6 चौक 24, अच्छा 6 तिया 18, अब बेटा 3 तिया 9। तो आप अपना आंसर चेक करो, 9 18 20 और 15। 9 18 24 20 और 15, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दैट इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है बातें? अरे यस या नो? यस। अच्छा उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आएगी। बेटा अब मेरी एक बात का जवाब देना, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। क्या आप यहां से, मैं आपसे यहां से अगर पूछना स्टार्ट कर दूं, बेटा मुझे ए रेशो ई ही जानना था, मुझे इससे ज्यादा कुछ जानना ही नहीं था, तो आप कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होते? अगर मैं आपसे ये जानना चाहता, अगर मैं आपसे ये जानना चाहता तो आप मुझे बताओ आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर रहे होते? ये बात आपको फोकस करनी है। इतना बड़ा सॉल्यूशन तो करने की जरूरत नहीं थी। अच्छा वहां पे ऑप्शन में सारी चीजें नहीं होती तो ऑप्शन एलिमिनेट भी नहीं कर सकते थे, तो ऐसा क्या करते ये क्वेश्चन का आंसर इजीली आ जाता। पहले प्रूव देता हूं करना क्या है हमें, फिर उसको हम छोटा करना सीख जाएंगे। प्रूव समझना क्या है, ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, उतार लिया होगा। देखो ध्यान से बेटा, अगर मैं इनको सिर्फ यहां पर मैं आपके सामने छोड़ दूं, क्या छोड़ दूं? आपका वो जो आपसे पूछा गया है ए रेशो डी। अच्छा बाकी सबको हटा दो। ए रेशो ई पूछा था, तो पहली चीज ये बात समझो कि सर अगर ए रेशो ई हमें बताना है तो ये 9 है और ये 15 है, और 9 अनुपात 15 है, इसको हम 3 से वापस भाग दे सकते हैं, 3 अनुपात 5। कितना बेटा? 3 अनुपात 5। आप बोलोगे यस सर 3 अनुपात 5 हमारा आंसर है। डन है। लेकिन इस बात को ऑब्जर्व करो, क्या बेटा ये 1:2, 1:2 क्या है? ए रेशो बी का मान। अच्छा ये 3 और 4 किसका है? बी रेशो सी का मान। 6 और 5 किसका है? सी रेशो डी का मान। और 4 और 3 किसका मान है? डी और ई का मान। और अब मैंने इनको क्या किया, रेशो में गुणा कर दी, तो मेरा आंसर आ गया 3 अनुपात 5। तो यानी कि ये एक्चुअल में हुआ क्या था, आप इस चीज को यहां से भी समझ सकते हो।
ये हुआ ये था कि हमने ए रेशो ई, बी रेशो सी, सॉरी ए रेशो बी था बेटा, ये ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी और जी डी रेशो ई, इनके लेफ्ट वाले रेशो की लेफ्ट में मल्टीप्लाई और राइट वाले की राइट में मल्टीप्लाई कर दी तो क्या होता? अब देखो ये बी से बी कट जाता। क्यों? क्योंकि इधर गुणा करते तो आता ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, तो ये बी से बी कट जाता। इसी प्रकार से सी से सी कट जाता, इसी प्रकार से डी से डी कट जाता, तो बचता क्या? ए रेशो ई। यानी कि अगर आप ऐसे लिखकर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका ए रेशो ई आ जाएगा, फर्स्ट टू लास्ट, इनिशियल टू फाइनल। डन है? कैसे करोगे देखो, ये आपका 1:2 था, ये आपका 3:4 था, बी रेशो सी। अच्छा, सी रेशो डी कितना था? ये 6:5 था, और डी रेशो ई कितना था? ये आपका 4:3 था। अब देखो ध्यान से बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं ये 4 इस 4 को काट देगा, आप बोलोगे यस सर। अच्छा, ये 3 दूनी 6, ये 6 इस 6 को काट देगा, आप बोलोगे यस सर। तो बचा क्या? 3:5। क्या आपके क्वेश्चन में पहले भी 3:5 ही आया था? अरे हाँ आया ना? आप बोलोगे यस सर, हाँ 3:5 ही आया था। ओके, सभी सहमत है? अच्छा, इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है बेटा, आप ये कर लो भाई, पहला रेशो क्या है? 1/2 है। कितना है? 1/2। अच्छा, दूसरा रेशो क्या है? दूसरा है बेटा 3/4। तीसरा क्या है? आप बोलोगे सर 6/5। और चौथा क्या है? 4/3। इनकी आपस में गुणा कर दोगे तो आपको रिजल्ट सेम मिल जाएगा, यानी कि इस 4 से ये 4 कट जाएगा, 3 दूनी कितना होता है? 6 होता है, 6 से 6 कट जाएगा, और आंसर आएगा 3/5, 3:5। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर है। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर है, समझ में आई बात है? तो अब मैं आपसे ऐसा एक क्वेश्चन पूछता हूं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम का ही है, ध्यान से देखना बेटा। देखो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके बोर्ड पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि A/B 3:4 है, B/C 5:7 है, और C/D 8:9 है, तो A/D बताओ। मैंने आपको क्या सिखाया था? मैंने आपको एक तरीका ये सिखाया था कि आपको A रेशो B पता है 3:4 है, B रेशो C है आपका 5:7, 5:7 है, और जो C रेशो D है ये 8:9 है। कितना है बेटा? 8:9। यस। अब देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट वालों की लेफ्ट में मल्टीप्लाई करूँ, राइट वालों की राइट में मल्टीप्लाई करूँ, B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, तो बचेगा क्या? A रेशो D, यानी कि शुरुआत वाले रेशो से अंत वाला रेशो, इनिशियल टू फाइनल रेशो, इनिशियल टू फाइनल रेशो। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, कुछ काट पा रहे हैं हम? हाँ सर काट पा रहे हैं। 3 से ये कितनी बार जाएगा? 3 बार। हाँ है ना? ये 4 से कितनी बार जाएगा? 2 बार। और मैं आप बोलूंगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और 7 तिया 21, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चीजें समझ आ रही है? यस या नो? ओके, चलो एक क्वेश्चन आप खुद करो। इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने कॉपी पेन उठाओ, और कॉपी पेन उठा के सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ।
बताइए बेटा कितना टाइम हुआ, क्लास कितने? सारे बच्चे आंसर बताओ, आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है। अच्छा, उम्मीद करता हूं सभी बच्चों ने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया होगा, मैं भी आपको करके बता दूं। तो हम समझ चुके हैं, अब हम ए बी सी डी नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे 3:4। ओके, 3:4। अच्छा जी, 2:5। यस या नो? और जी 3 अनुपात कितना, 4। 3:4 दो बार आ गया। ये बेटा यहाँ पर थोड़ा सा चीजों को फोकस करना, आप नहीं कर पाए होंगे। यहाँ पर देखो, ये आपका A/B था, ये आपका B/C था। अब आपको C/D लिखना है। कितना लिखना है? C/D। और ध्यान से चीजों को समझना। इधर आओ, देखो अगर मैं अंग्रेजी में देखूं तो ये D/C दिया है, तो इसका मतलब हमें उल्टा पढ़ना है। उल्टा पढ़ना है कितना? 3:4। लेकिन अगर मैं हिंदी में देखूं, हिंदी में C/D ही दिया है, तो यानी कि जो एज इट इज है वैसा ही लिखना है। ध्यान रहेगी बातें? ओके, तो ये 3:4। ओके, उसके बाद में D/E। D/E ये आपका 4:7। बड़े ध्यान से चीजों को करो। अच्छा बेटा ध्यान से देखो, ये 4 से ये 4 कट जाएगा, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, 2 से कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 2 से कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो आंसर आएगा आपका 9:70। कितना है बेटा? 9:70। 9:70, दैट इज योर आंसर, D/E। कितना बेटा? D/E। समझ में आई बातें? अच्छा, थोड़ा सा एक बार हम स्टैंडर्ड भी देखते हैं। चलो एक काम करना, आप इस क्वेश्चन को आप खुद करके देखना। इस क्वेश्चन को आप खुद करके देखना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखना। देखो कितने सारी चीजें। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे आपसे A/C पूछा है, ना कि A/D। तो यानी कि D तक का जाना ही नहीं। अब इसमें मैं आपको बता दूं, अगर इस क्वेश्चन का आप आंसर निकालना चाहते थे तो आपके लिए इसका कोई यूज ही नहीं था। किसका कोई यूज नहीं था? इस वाली लाइन का कोई यूज था ही नहीं, क्योंकि आंसर तो यहां से ही आ जाएगा हमारा A/C। तो आंसर तो यहां से हमारा A/C आ जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं था। तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखना। ओके, आइए एक क्वेश्चन बेटा, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखना और सारे बच्चे कमेंट में आंसर भी बताना। A/B 2:3, B/C 4:5, C/D 3:2 और A/B/C/D का मान आपसे पूछा है। ऑप्शन से ट्राई करना है या पूरा बेसिक से सोल्व करना है, ये आपकी मर्जी है। बस आपको तो आंसर कमेंट में करके बताना है, ठीक है? ओके, अब देखो एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इतना चीजें आसान होती है कि हम उन चीजों को देख नहीं पा रहे होते हैं। तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आना चाहता हूं जो एग्जाम्स में ही पूछा गया है। आप एक बार उस क्वेश्चन को ट्राई करके देखो, ध्यान से देखो। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको दिया है A-B अनुपात B-C अनुपात C-D। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपका इंटरेस्ट जगने लगेगा, आपको समझ में आना लगेगा कि जो चीजें मैं बता रहा हूं वो चीजें स्टेप बाय स्टेप ही ज्यादा अच्छी लगती है, बीच बीच में से अच्छी नहीं लगती। तो आपको सारा मैथमेटिक्स स्टेप बाय स्टेप सीखना है। आपको बिल्कुल भी चीजों के बारे में नहीं सोचना है, ये गारंटी मेरी है कि आपको 100% मैथमेटिक्स आपके एग्जाम में जो आ रहा होगा वो पूरा का पूरा आपके नोट्स में से मिल रहा होगा। आपका क्वेश्चन अगर सेम नहीं होगा, डाटा आपका सेम नहीं होगा, क्वेश्चन का पैटर्न आपको सेम मिलेगा। पैटर्न का मतलब जैसे मैंने एक ही पैटर्न के 2-2 3-3 क्वेश्चन कराए, ऐसे पैटर्न आपका सेम मिलेगा। इस बात की गारंटी संदीप तोमर की है।
इधर देखो ध्यान से। अब यहां पे मैंने आपसे बोला a माइनस बी अनुपात b माइनस सी अनुपात c माइनस डी बराबर 1:2:3। आप मुझे बता दो a प्लस डी अनुपात c। a प्लस डी अनुपात c। उम्मीद करता हूं मैं थोड़ा सा आगे निकल गया, बट आपके लिए जानना जरूरी है कि मैथमेटिक्स कितना आसान है, बस हमें समझने की जरूरत है। अभी तक आप क्या कर रहे थे, आप रेशो को ढूंढ रहे थे, आप बराबर कर रहे थे, या फिर आप उनको बैलेंस कर रहे थे, लेकिन क्वेश्चन का आंसर आ जा रहा था इजीली। आप यहाँ पे क्या करोगे कि ऐसा हो जाए कि इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए। देखो ध्यान से, यहाँ पे जब तक हमारे पास ए और डी का मान नहीं होगा और सी का मान नहीं होगा, तब तक हम क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। और यहाँ से पॉसिबल नहीं है कि हम ए का, डी का और सी का मान अलग अलग बता दें। अच्छा, कुछ बच्चे जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड के होंगे, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के होंगे, 12th में मैथमेटिक्स होगी, उस जो मैं बात बोलूंगा उसको ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, बट आपको भी समझनी है। अगर हमारे पास 3 इक्वेशन है, या छोड़ो 3 इक्वेशन छोड़ो, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। अगर बेटा मैं आपसे पूछूं a प्लस बी बराबर 7 है, a प्लस बी बराबर 7 है, दुनिया की कोई ताकत ये नहीं बता सकती कि a क्या है। दुनिया की कोई ताकत ये नहीं बता सकती a क्या है। क्यों? क्योंकि जब तक मैं ये नहीं बताऊंगा b क्या है, तब तक a का मान आप नहीं बता पाओगे। तो ऐसे ही मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं कि यहाँ पे इक्वेशन तो रेशो में बन रही है 3, लेकिन वेरिएबल जो चर है वो आपके कितने हैं? 4। तो उनका एग्जैक्ट मान तो बताना पॉसिबल नहीं है इस रेशो को सोल्व करने के बाद। तो क्या होगा सर, किसी एक मान पे दूसरा मान डिपेंड कर रहा होगा, और जब तक वो हमें नहीं पता चलेगा तब तक हम क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम यहां से, लेकिन इस बात को देख रहे हैं, इस बात को ऑब्जर्व करते हैं, यहां से हमें कुछ हेल्प मिल पाए तो हम यहां से हेल्प लेंगे। और इस हेल्प के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। पहले एक एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल को समझो, और फिर हम इसका यूज करेंगे। जैसे देखो ध्यान से, मैंने बोला एक आपके पास है विराट। अच्छा, वर्ल्ड कप तो आपने सबने देखा है, अरे हाँ है ना। अच्छा, विराट। एक आपके पास सचिन है, सचिन तेंदुलकर मान लो, सचिन है। और एक कपिल पाजी है। क्या है? कपिल पाजी। अच्छा, अगर मैं इनकी एज आपसे डिस्कस करना चाहूं, मैंने बोला रेंडमली बोल रहा हूं मैं, कंफर्म नहीं है यही है कि नहीं है। मैंने बोला विराट की एज 35 है। अच्छा, सचिन की एज 50 ईयर है, और कपिल की एज 85 ईयर है, 85 साल है। मैंने बोला आपसे आप इनको अनुपात में बताओ बेटा, मुझे इनकी एज नहीं जाननी, मुझे इनकी एज का अनुपात जानना है। तो आपने बोला सर 5 से भाग दे दो 7, 5 से भाग दे दो 10, और 5 से भाग दे दो 17। तो अनुपात आया 7:10:17। लेकिन हमें ये एक बहुत खूबसूरत सा रिश्ता बता के चला गया इनकी एज में। क्या रिश्ता है सर? अगर वास्तव में सचिन और विराट की एज का सम कपिल के बराबर है, कपिल की वास्तविक एज के बराबर है, तो रेशो में भी तो ये सम बराबर है, रेशो में भी तो इन दोनों का योग इसके बराबर है। आप बोलोगे यस सर, हाँ बराबर है। अब मैं आपसे बोलना चाहता हूं, अगर रेशो में बराबर, एक्चुअल में बराबर था तो ही रेशो में बराबर आया, और रेशो में बराबर तब आता है जब वास्तव में बराबर होता है। तो रेशो में अगर बराबर है तो वास्तव में भी बराबर था। मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, यानी कि अगर मैं बोलूं कि रेशो में ए और बी की एज का सम, ए और बी की एज का योग रेशो में सी की एज के बराबर है, तो वास्तव में भी ए और बी की एज का योग सी की एज के बराबर होगा। आप बोलोगे यस सर, यही होगा। अब अगर यही होगा तो यहां से मुझे एक बात बताओ, यहां से हम देख पा रहे हैं ना 1 और 2 का सम किसके बराबर है? 3 के बराबर। किसके बराबर है? 3 के बराबर। तो मैं यहां से बोल सकता हूं सर ये a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, इन दोनों का योग इस c माइनस डी के बराबर होगा। आप बोलोगे यस सर, ये c माइनस डी के बराबर होगा। क्लियर है बातें? अच्छा, अगर ये c माइनस डी के बराबर होगा तो बस मैं अब इस चीज का यूज करूंगा जिसको मैंने आपके सामने प्रूव किया है। ओके, इस चीज को मैं आपके सामने प्रूव किया, इसको यूज करूंगा। देखो क्या यूज करना है, यूज करना है कि सर a माइनस बी
अच्छा, प्लस बी माइनस सी बराबर होगा सी माइनस डी के। किसके बेटा? सी माइनस डी के। हाँ या ना? देखो यहाँ पे ध्यान से, मैंने बस यही किया, बाकी कुछ नहीं किया, कि मैंने रेशो में नोट किया कि पहले दो रेशो का सम तीसरे के बराबर था, तो इसका मतलब पहली दो वैल्यूज का सम तीसरी वैल्यू के बराबर होना चाहिए था। यही होगा। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे सोल्व करूंगा, बी से बी कट जाएगा, ये आया आपका a माइनस सी और ये आया c माइनस डी। अब अगर मैं इस c को उधर लेके चले जाऊं और इस d को इधर लेके आऊं तो आएगा a प्लस डी अपॉन या a प्लस डी इज इक्वल टू 2c। a प्लस डी इज इक्वल टू 2c। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इस c को इधर ले आऊं तो ये आएगा a प्लस डी अपॉन c बराबर 2/1, 2/1, 2/1, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। सोचो, अगर हमें चीजें अच्छे से क्लियर है तो इतने शानदार क्वेश्चन का आंसर भी हम इजीली बता पा रहे हैं। अगर चीजें अच्छे से क्लियर नहीं है तो हम शानदार क्वेश्चनों को, अच्छे क्वेश्चंस को नहीं बता पाएंगे। तो अब क्लास के लास्ट में मैं आपको इतनी बात बताना चाहूंगा कि दोस्तों, हम मैथमेटिक्स को बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ेंगे, और बेसिक से हाई लेवल, बेसिक टू हाई लेवल पढ़ेंगे, यानी कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और हम बिल्कुल टॉप तक जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे और बिल्कुल कहां तक जाएंगे? टॉप तक जाएंगे। राजस्थान के किसी भी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन इस क्लासों से, ये जो क्लासें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, इन क्लासों से बाहर नहीं जाएगा। डन है बातें? तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।